वेलकम इन माय चैनल। माय चैनल इज़ केएनटी एजुकेशन। पहले ध्यान हटाएं फिर ध्यान लगाएं। सर्विसेज फॉर योर हेल्थ। मैं आपका साथी कंदर आपके अपने चैनल केएनटी एजुकेशन पर आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम लोग टेट सीटेट के प्रोस्पेक्टिव से सीडीपी को पढ़ रहे थे। सीडीपी में हमने शिक्षा को पढ़ा, मनोविज्ञान को पढ़ा। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है शिक्षा मनोविज्ञान। तो आइए शिक्षा मनोविज्ञान में बात करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान, तो जैसे कि हम लोग शिक्षा को पढ़ा और मनोविज्ञान को पढ़ा, तो जब हमने पढ़ा तो हमने ये जाना कि जो मनोविज्ञान की उत्पत्ति थी, जो इसका उदय था, वो 16वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो उदय हुआ वो 19वीं शताब्दी में हुआ। 19वीं शताब्दी में हुआ। अगर यहाँ पे नोट करके लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का उदय। मनोविज्ञान शब्द को दर्शन से अलग किया गया, जो एक बनाया गया विषय, वो 16वीं शताब्दी में बनाया गया। सुकरात और प्लूटो, बहुत से लोगों ने उस पर काम किया। तो 19वीं शताब्दी में जो है शिक्षा मनोविज्ञान का उदय हुआ, और ये एक स्वतंत्र विषय के तौर पे, मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि जो स्वतंत्र विषय है इसका, उसके तौर पर जो है इसको 1920 ईस्वी में स्वतंत्रता प्रदान की गई। कहाँ पे? स्थान था वो अमेरिका। यहाँ पे दो चीज़ें जानने की ज़रूरत है कि शिक्षा मनोविज्ञान का 19वीं शताब्दी में हुआ, जबकि मनोविज्ञान का उदय 16वीं शताब्दी में हुआ। 19वीं शताब्दी में जो है शिक्षा मनोविज्ञान, और ईयर अगर पूछता है 1920, तो उदय तो यहाँ हुआ, पर ये 20वीं शताब्दी में इसका पूरी तरह से इसे एक स्वतंत्र, यहाँ तक 19वीं शताब्दी तक तो मान लिया गया कि शिक्षा मनोविज्ञान है, लेकिन 1920 में यानी 20वीं शताब्दी में इसे एक स्वतंत्र विषय के तौर पे अमेरिका में घोषित कर दिया गया। अब स्वतंत्र विषय कराने में कुछ वैज्ञानिक थे महत्वपूर्ण, मतलब स्वतंत्र कह सकते हैं, स्वतंत्र विषय प्रदान कराने का श्रेय, स्वतंत्र विषय प्रदान कराने का श्रेय, मतलब जो वैज्ञानिक थे वो कौन से हैं? श्रेय। तो अगर आप ये कह सकते हैं कि स्वतंत्र विषय प्रदान कराने का श्रेय में जो वैज्ञानिक थे उनका क्या नाम था, तो जो पहले थे थॉर्नडाइक, इनको हम शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहेंगे। और अगर स्वतंत्र विषय में किस देश की अगर हम बात करें कि जो इसका जनक कहलाता है, तो वो आपका अमेरिका हो जाता है। ठीक है, अमेरिका को शिक्षा मनोविज्ञान के स्वतंत्र कराने का श्रेय दिया जाता है, और थॉर्नडाइक इसके जनक हैं। जो दूसरे वैज्ञानिक थे वो टर्मन थे, स्टेनले हॉल, फ्रोवेल, पेस्टोलॉजी, जड़ आदि, मतलब एक्सेट्रा।
अगर आप देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी में हुई, जबकि मनोविज्ञान का उत्पत्ति 16वीं शताब्दी में हुई थी। स्वतंत्र विषय के तौर पे 1920 ईस्वी में अमेरिका द्वारा इसका उत्पन्न किया गया और स्वतंत्र विषय प्रदान कराने के श्रेय जिस वैज्ञानिकों को जाता है उनमें थॉर्नडाइक जो जनक के तौर पे, टर्मन, स्टेनले हॉल, फ्रॉबेल, पेस्टोलॉजी, जड़। इसके बाद हम इनकी परिभाषाओं को पढ़ते हैं, जिन परिभाषाओं के थ्रू हमें शिक्षा मनोविज्ञान की पूरी क्लैरिटी हो जाएगी। परिभाषा के बारे में हम बात करते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान पर विभिन्न वैज्ञानिकों ने क्या परिभाषा कहा। तो क्रो एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखे गए अनुभवों का व्याख्या करता है। मतलब जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखे गए अनुभवों की व्याख्या करता है। स्किनर ने क्या कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान के अभाव में शिक्षक अधूरा है। देखते जाइए इनका। कार्ल सेनेक ने कहा कि मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। जो मनोविज्ञान के सिद्धांत और व्याख्याएं हैं उनका शिक्षा मनोविज्ञान में प्रयोग करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। स्टीफन ने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन कराता है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक तत्वों के आधार पर अध्ययन करता है। गुट्स ने बोला कि शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेकर परिपक्व अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करता है और नवीन ज्ञान का विकास पूर्व ज्ञान से होता है, स्काउट ने बोला। ओवरऑल ये आपने पूरी परिभाषा देखने के बाद एक शब्दों में अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ तो वो एक शब्दों में ये है कि मनोविज्ञान का शिक्षा के विषय में एक प्रयोग करना, मतलब मनोवैज्ञानिक तरीके से शिक्षा को पढ़ना समझना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। बाकी इन सभी चीज़ों को देखने से ये आपको क्लियर ये हुआ कि इनके वर्ड समझने की ज़रूरत है। जैसे आप ओवरऑल ये देखिए कि क्या कहा कि जन्म से वृद्धावस्था तक, और सबसे बड़ी बात है यहाँ से जन्म से लेकर परिपक्व मतलब जब तक इंसान परिपक्व नहीं होगा, वृद्धावस्था तक परिपक्व नहीं होते लोग। और यहाँ पे एक पॉइंट तो ये क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट ये है कि क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित, तो यहाँ पे भी आप देखिए तो सिद्धांतों का शिक्षा में प्रयोग, तत्वों के आधार पर अध्ययन, मतलब 2 पॉइंट ओवरऑल आप इसमें देख रहे हैं पूरे। अगर आप सारे वैज्ञानिकों के तत्वों में वो सब 2 ही चीज़ों को कह रहे हैं कि जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक व्यक्ति को कैसे शिक्षित करना है, कि उसको एक मनोवैज्ञानिक तरीके से कैसे डेवलप करना है, उसके ओवरऑल में ये शिक्षा मनोविज्ञान एक गाइड के तौर पे काम करता है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा मनोविज्ञान एक शिक्षक के तौर पर शिक्षक के लिए और एक बालक के लिए क्या क्या उपयोगिता, क्या क्या कक्षागत परिस्थितियाँ उत्पन्न करता है, उनके बारे में हम ये जान लेते हैं। तभी हम समझ पाएंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान का पूरा का पूरा प्रोसेस। तो आइए हम शिक्षा मनोविज्ञान के ये जान पाएँ कि उनकी जो उपयोगिता है वो एक शिक्षक के लिए क्या है और एक बालक के लिए। आइए बात करते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षक और बालक के लिए क्या क्या सहायता, क्या क्या उपयोगिता, क्या क्या कक्षागत परिस्थितियों में आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अगर आप देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषता, उपयोगिता और कक्षागत परिस्थितियों में क्या क्या प्रयोग होता है, तो आप समझिए एक शिक्षक के लिए क्या क्या सपोर्ट करता है ये शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान एक गाइडलाइन के तौर पे काम करता है कि कैसे आपको बालक को पढ़ाना है, और उसमें पढ़ाना तो है, उसकी परिस्थितियों को भी आप जान पाएंगे कैसे। स्वयं के ज्ञान की तैयारी, एक शिक्षक को ये जानकारी हो पाती है कि हम जिस बालक को पढ़ाने जा रहे हैं उसके लिए हमें क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, इसका भी ज्ञान हमें शिक्षा मनोविज्ञान से ही प्राप्त होता है। बाल विकास की अवस्थाओं का ज्ञान, बालक किस अवस्था में, बाल्यावस्था में कैसे सीखता है, शिशुअवस्था में कैसे सीखता है, किशोरावस्था में कैसे सीखता है, इसका हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है वो भी शिक्षा मनोविज्ञान से ही प्राप्त होता है। बालक की आवश्यकताओं का ज्ञान, बालक की आवश्यकताओं का ज्ञान है किस अवस्था में कौन से उसके संवेगात्मक विकास हुए हैं, कौन से सामाजिक हुए हैं, कौन से शारीरिक विकास हो रहे हैं, इन सब का हमें भी ज्ञान होता है। बालक के स्वभाव का ज्ञान, बालक के स्वभाव का भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि बालक का क्या स्वभाव है, इसका भी हमें शिक्षा मनोविज्ञान में ज्ञान कराया जाता है, जिसके थ्रू एक शिक्षक के लिए एक गाइडर का काम करता ही है। बालक और बालिकाओं के व्यक्तिगत विभिन्नता, क्या इनके व्यक्तिगत डिफरेंसेस हैं, उसको समझना,
कि एक लड़का एक लड़की से कैसे डिफ़र करता है, उसको समझाना में कैसे है, इसको कैसे समझाना है। तो एक तरह से ये बहुत फ़ायदेमंद काम करता है। बालक के चरित्र निर्माण में सहायक होता है। जब इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी अच्छे से होगी एक शिक्षक के तौर पे, तो आप बालक का कैसे चरित्र का निर्माण करें, कैसे उसको पढ़ाएं, कैसे समझाएं, कैसे समाज में एक अच्छे अव्वल दर्जे का छात्र बनाएं, उसके एक अच्छे चरित्र, नैतिक, सामाजिक, भावनात्मक हर तरीके से मजबूत कैसे किया जाए, इन सब के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का एक गाइडर काम करता है। बालक के अनुशासन में सहायक, अगर सारी चीज़ें आपको पता हो कि एक बालक कैसे बिहेव करेगा, कैसे वर्क करेगा, तो आप अच्छा अनुशासन भी क्रिएट कर पाएंगे वहाँ पे। मूल्यांकन में सहायक, उसका मूल्यांकन भी अगर आपको कॉलेज में उसके आंसर शीट कैसे करना है, पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, कैसे सारी चीज़ें आप उसका मूल्यांकन बहुत ही बेहद तरीके से करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के एक बेस को मानते हुए, और उसी के आधार पर कोई पैमाना तो होगा जिसके हिसाब से उसका मूल्यांकन करेंगे, तो वो पैमाना शिक्षा मनोविज्ञान के थ्रू प्राप्त करता है। हाँ, ये बालक के लिए भी कैसे सहायक है, आप इसे भी समझ लीजिए। एक बालक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान क्या सहायता करता है कि रुचि और आदतों को, अगर एक बालक भी इसको ज्ञान प्राप्त करता है तो वो ये जानता है कि सर ने बोला कि भाई आपको ऐसे क्रिएट करना चाहिए, तो उसको ये लग रहा है कि एक गाइड है भाई, ऐसे हमें जीना रहना चाहिए। मूल प्रवृत्तियों का ज्ञान, उसकी मूल प्रवृत्तियाँ क्या क्या हैं उसको खुद भी ज्ञान होता है कि भाई आप इस टाइम पे इतने वर्ड्स, अगर आप सोचिए शिक्षा मनोविज्ञान में ये है कि बाल्यावस्था तक आप इन शब्दों का ज्ञान कह सकते हैं, शिशुअवस्था में इन शब्दों का आपको ज्ञान होना चाहिए था। तो इस तरह से आपको ये पता चल जाता है कि शिक्षा मनोविज्ञान हमें एक बढ़िया आधार प्रदान करता है जिस पर हम अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाते हैं। स्वमूल्यांकन, भाई जाहिर सी बात है अगर सारी बातें आपको एक बालक को पता होगी तो वो अपने मूल्यांकन भी कर पाएगा कि भाई मुझे इस चैप्टर को ज्ञान बगल वाले को है, लड़के को मुझे नहीं है, इसका मतलब मैं कमज़ोर हूँ। तो उसका भी ज्ञान उतने ही लेवल का, ऐसा थोड़ी ना है कि 5 का लड़का 10 के बराबर ज्ञान रख लेगा, एक लिमिटेड ज्ञान रहेगा, तो वो अपने मूल्यांकन करने में भी एक सक्षम प्रदान करता है। बालक की क्षमता का ज्ञान, बालक खुद अपनी क्षमता का भी ज्ञान कर पाता है कि भाई मुझे इन शब्दों का ज्ञान होना चाहिए थे, ये स्पेलिंग्स आने चाहिए थे, ये वर्क होने चाहिए थे, पर इन सब का हमें ज्ञान नहीं है, इसका मतलब है कि हम कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं। तो ओवरऑल ये कहा जाए सारे पहलू को समझते हुए कि शिक्षा मनोविज्ञान एक सपोर्ट, एक जो है बढ़िया सपोर्ट, एक रास्ता तैयार करता है जिसके माध्यम से हम किसी भी शिक्षा को प्रदान करना बेहद आसान होता है। हमने शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान तीनों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब हम बालक के विकास, वृद्धि और इन टॉपिकों पे अगले सेशन में बात करेंगे। थैंक यू सो मच। आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, इनमें आपसे क्या सीखने को मिल रहा है और कौन सी चीज़ें आप और समाहित करना चाहते हैं, उसको प्लीज़ अपने कमेंट में बताएं। थैंक यू सो मच। वो क्या कहेंगे कि बीमारी से मैं आज़ाद हूँ।